हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो पढ़ेंगे ईएमआई की अमोर्टाइजेशन फॉर्मूलाज जो होते हैं, अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लोन। और उसमें जो हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, सिंपल सी कहानी है। बस उसमें तीन चार चीजें एक्स्ट्रा आपको पढ़ने को मिलेंगी कि अगर हमें, चलो अभी आगे बात कर लेते हैं, वही तभी पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो लास्ट दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ईएमआई का इंट्रोडक्शन अलग अलग है, फ्लैट रेट मेथड की अलग वीडियो है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की अलग वीडियो है। आज की वीडियो में हम अमोर्टाइजेशन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। अमोर्टाइजेशन जो है ये मैंने लिख दिया, आपकी बुक में है, हैंडबुक में, एमएल अग्रवाल में आप इजीली पढ़ सकते हो अमोर्टाइजेशन के बारे में। ठीक है ना? ना आपसे कोई इसके बारे में पूछ रहा है, ना ही। अमोर्टाइजेशन क्या है कि अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पेइंग ऑफ अ लोन थ्रू अ शेड्यूल या प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स, जिसके अंदर इंक्लूड्स होता है क्या क्या? ये दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग लोन और रीपेमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द लोन दैट इज प्रिंसिपल। रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द लोन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। ये दो चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है ना? ये एक प्रोसेस होता है लोन को पे करने का, जो कि शेड्यूल और प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस होता है इक्वल पेमेंट्स का। वही चीज यहाँ पर लिखी है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, आप पढ़ सकते हो। क्लियर है जी? A loan is said to be amortized if each installment is used to pay interest and the part of the principal. क्लियर है इतनी बात? बस, ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की इसमें है नहीं कुछ। अमोर्टाइजेशन के बारे में आपसे कोई नहीं पूछ रहा। सिर्फ आपको इस पर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये फॉर्मुलेज देखने हैं। सर ये क्या आ गया? अब देखो, कुछ नहीं आया, घबराने वाली बात नहीं है। चीजें समझते हैं एक एक करके, तो ध्यान से देखो, एक एक करके चीजें समझेंगे। लास्ट वीडियो में यहीं पर ही देख देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर। लास्ट वीडियो में आपने ईएमआई का एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला फॉर्मूला पढ़ा था। हाँ सर, पढ़ा तो था ऐसा कुछ। वीडियो देख के आओ, समझ में आ जाएगा आपको। अगर मुझे यहां से P निकालना हो तो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दूं, ईएमआई की मल्टीप्लाई अपॉन में ये I और ये जो है इससे डिवाइड कर दूं, तो ये यहां से मेरा P निकल के आ जाएगा। अब यहां पर जो ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना कैसे बना? बस ये देखो, ये फॉर्मूले में क्या है। इस फॉर्मूले में ध्यान से समझो अगर आप, तो यही चीजें लिखी हुई हैं, बस यही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा इसमें, यही लिखा है। अब यहाँ पर जो पावर है ना वो क्या है वो समझ लेते हैं आज। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड या फिर केथ पेमेंट, क्या मतलब है इसका? अब ध्यान से समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 5 लाख रुपए का लोन लिया मैंने, कुछ भी लेना था, 5 लाख रुपए का मैंने लोन लिया। ठीक है ना? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उस पर अप्लाई हो रहा है। अब 2 साल के लिए लिया, 2 साल का मतलब 24 इंस्टॉलमेंट्स मेरी हो गई। अब मुझे पता करना है कि यार 10th पेमेंट जब मेरी गई है, 10th पेमेंट 10th मंथ में, 10वें महीने में मेरी जो पेमेंट गई है, इसके बाद मेरा प्रिंसिपल कितना बचा है? प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। मैंने 5 लाख का लोन लिया है, 5 लाख का लोन का मतलब ये है कि उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो वो 5 लाख से ज्यादा ही बैठेगा। ठीक है ना? 5 लाख तो प्रिंसिपल है, कितने का मैंने लोन लिया है, तो वो मेरी प्रिंसिपल बोरोड है 5 लाख रुपए। अब 10वें महीने में, 10 महीने तक मैं आया, 10 महीने तक मैंने प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करता गया, जो कि आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मैंने आपको बताया है कि हर महीने इंटरेस्ट कम होता जाता है। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब यही होता है कि आपने जो पिछले महीने प्रिंसिपल पे कर दिया, अब उस पर भी इंटरेस्ट भी दे दिया, तो अब वो प्रिंसिपल हट चुका है। अब जो बाकी की अमाउंट बची है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना? ये होता था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अगर मुझे 10वें महीने के बाद पता करना है या 10वें महीने में पता करना है आके कि अब मेरी प्रिंसिपल कितनी रह गई है, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो 9 महीने तक
प्रिंसिपल के साथ-साथ इंटरेस्ट भी पे करते हुए आ रहा था ईएमआई में, क्योंकि ईएमआई जो कैलकुलेट होती है, वो इंटरेस्ट लगने के बाद ही तो कैलकुलेट की जाती है। तो उस अमाउंट में जो ईएमआई की अमाउंट होती है, उसमें प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, ऐड होके ईएमआई बनती है, ठीक है? तो उसमें सिर्फ प्रिंसिपल वाला जो पोर्शन होगा, वो वाला मेरा पोर्शन हट जाएगा और उसके बाद अब कितना प्रिंसिपल बचा, अगर मुझे वो पता करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। बड़ा ईज़ी फॉर्मूला है, ऐसे डिराइव होगा प्रिंसिपल पता करने के लिए। बट ये तो प्रिंसिपल है ना, टोटल प्रिंसिपल पता करना हो। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पेमेंट मंथ के बाद पता करना है, तो उस केस में बस कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले में इस n की जगह पर n माइनस k प्लस 1 को रिप्लेस कर देना है और आपका फॉर्मूला बन गया। नीचे भी n की जगह पर n माइनस 1 प्लस k कर देना है तो आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप इजीली इस फॉर्मूले को देखो और बताओ क्या डिफरेंस है। अब कुछ ये फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना, जो आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉर्मूला लर्न किया था ना, उससे पहले p निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और उसमें जो पावर में n है उसकी जगह पर रिप्लेस कर दो n माइनस के प्लस 1, बन गया फॉर्मूला। सर ये दूसरे वाले फॉर्मूले का क्या करें? इसका कुछ नहीं करना, इसका वही है कि सेफ साइड के लिए इसको माइंड में रख लो बस। उम्मीद कम है कि ये आपको ऐसे देगा, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर मान लो दे भी दिया, अरे दे भी दिया अगर मान लो, तो ये वाली वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही आनी है एज इट इज पूरी की पूरी। सिर्फ आपको ईएमआई जो होगा वो भी गिवन ही होगा क्वेश्चन में, और ये आपको ऐसे ब्रैकेट में गिवन आएगी वैल्यू, सिर्फ आपको डिवाइड करना है और आपका ये निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड। यानी कि वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में पूछेगा कि फोर्थ पीरियड मतलब यहाँ पर पीरियड जो है ना वो मंथ है, कि चौथे मंथ के स्टार्टिंग में अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, ठीक है ना, आगे का अब कितना रह गया प्रिंसिपल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। तो ये था फॉर्मूला मेन, कैसे बना वो भी आपको मैंने बता दिया, बड़ा ही इजी है, मजा आ गया। और ये सिर्फ माइंड में रख लो कि क्या है ये, सिंपल है तो डिवाइड करना है, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? चलो तो इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट, अब ये क्या है? अब वही मान लो कि 5 लाख का लोन लिया, 2 साल के लिए लिया, 24 ईएमआई जाएगी। अब मुझे ये पता करना है कि यार मेरे 15वें महीने में सिर्फ इंटरेस्ट कितना जा रहा है, समझ में आ रही है बात? 15वें महीने में मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है अलग से, सिर्फ 15 महीने का इंटरेस्ट फाइंड करना है अगर मुझे, तो यहाँ पर वो ये इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट, ठीक है ना। इन केथ पेमेंट मतलब केथ को रिप्लेस कर दो मान लो 15th और पेमेंट को 15 मंथ, इंटरेस्ट पेड इन 15th मंथ, 15वें महीने में कितना इंटरेस्ट पे करा है मैंने, वो निकालने के लिए फॉर्मूला ये रहा। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला है, नीचे से आई हटा दो बस, बस हो गया काम खत्म, है ना। सर ये तो मजाक हो रहा है, हाँ बेटा मजाक ही तो करना है हमें। ये फॉर्मूला कैसे बना? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपने देख लिया, एन की जगह पर क्या रिप्लेस करना है वो भी देख लिया। इसमें फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो आई है ये हट जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है बाकी सारा सेम है। इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? इसमें ई एम आई अपॉन दिस था, इसमें ई एम आई के साथ मल्टीप्लाई करना है आई की, यहां से आई डिवाइड में से हट गया और वहां पर मल्टीप्लाई आई हो जाएगा दूसरे वाले फॉर्मूले में। फिर अगेन वही कि बस खाली माइंड में रखो, टेंशन मत लो कि सर ये क्या है, अजीब सा है। अरे ये अजीब सा क्या है, इसकी तो वैल्यू आपको गिवन ही आएगी पूरी, करना क्या है आपको, तो कुछ भी नहीं करना, तो इस वजह से पूछा जाएगा आपसे यही, ठीक है ना। वैसे एक नंबर में बनाने का मन कर गया अगर सीबीएसई का कुछ, तो वो बात अलग है, ठीक है ना। चलो तो प्रिंसिपल पेड इन केथ पेमेंट, अब वो भी यही है, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, इस वाले में और इस वाले में कंफ्यूज नहीं होना। इसमें हमें ये पता करना होता है कि 10वें महीने के बाद, या 10 महीने तक आ गए, 9 महीने तक हमने प्रिंसिपल दे दिया, अब 10वें महीने की बिगिनिंग स्टार्टिंग हो गई, अब मुझे पता करना है कि मेरा प्रिंसिपल कितना रह गया है अभी। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो लगना ही लगना है, वो अलग है। सिर्फ जो 5 लाख का मैंने लोन लिया था, तो 9 महीने तक जो मैंने ईएमआई दी, उसमें मेरा प्रिंसिपल भी तो गया होगा। वो प्रिंसिपल जितना मैंने दे दिया, उसके बाद अब जितना बचा है, वो कितना बचा है वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला है।
प्रिंसिपल पे इन kth पेमेंट का मतलब यही है कि जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट पे था ना कि 15वें महीने में मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया, वैसे यही है कि 15वें महीने में मैंने कितना प्रिंसिपल पे किया है। प्रिंसिपल वाली अमाउंट जो थी ना वो मैंने पे करी है 15वें महीने में, वो अगर निकालना है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है जी, इतनी क्लियर है जी बात? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। ठीक है जी। टोटल इंटरेस्ट पे अगर मुझे निकालना है तो बड़ा ही इजी होता है यार, कि जितनी ईएमआई मैंने पे करी है, जितने महीने तक भी मैंने पे करी है, उसमें से प्रिंसिपल वाली अमाउंट को माइनस कर दो तो इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा निकल के, है ना? यही होता है, क्योंकि वो जो ईएमआई होती है उसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी हमारा इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल भी इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट भी लग के इंक्लूड होता है उसमें ईएमआई में। तभी आप देखो कि अगर मान लो कि 70,000 रुपए का फोन है और ईएमआई जारी है मान लो करीबन 7500 की 12 महीने के लिए, तो 75 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, चलो 10 महीने की मान लो, तो 75,000 रुपीज आपको पे करने हैं और फोन कितने का था? 70,000 का। तो ये जो 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा हैं, ये इंटरेस्ट ही तो है जो आप दे रहे हो, वैसे ही निकालते हैं एन इंटू ई एम आई माइनस पी। ठीक है जी, ये है सिंपल सी कहानी, बड़ी ही निराली कहानी है, मजा आ गया। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। इसका मतलब मैंने बार बार समझाया है कि अब इतने महीने के बाद मेरा प्रिंसिपल कितना रह गया है वो निकालते हैं इसमें, है ना? और किसी पर्टिकुलर मंथ में मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया है वो निकालना है, क्योंकि इंटरेस्ट बदलता है, ये फ्लैट रेट मेथड नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो इंटरेस्ट तो हर महीने चेंज होता है, कम होता रहता है ना, क्योंकि अगर मैंने पहले महीने पे ईएमआई दे दी, उसमें मैंने प्रिंसिपल भी तो दे दिया ना, तो अब दूसरे महीने जो प्रिंसिपल मैं दे चुका हूं उस पर क्यों लगेगा इंटरेस्ट अब दूसरे महीने में? तो कम लगता है। ऐसे ही कम होता रहता है इंटरेस्ट हर महीने। तो इस वजह से किसी पर्टिकुलर मंथ में पता करना है इंटरेस्ट कितना है, तो ये फॉर्मूला है। और अगर पर्टिकुलर महीने में पता करना है कि ईएमआई अब कितना जा रहा है मेरा, सॉरी प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी जा रही है, प्रिंसिपल भी कोई सेम थोड़ी रहेगा हर महीने, जब इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो प्रिंसिपल भी बदलता रहेगा। तो प्रिंसिपल अगर मान लो मुझे 15वें महीने में पता करना है कि मेरी सिर्फ प्रिंसिपल प्रिंसिपल वाली वैल्यू कितनी गई है, तो सिंपल है यार, इंटरेस्ट वाली अमाउंट हटा दो, कि मतलब ईएमआई जितनी जारी है उसमें से माइनस कर दो जितना उस महीने इंटरेस्ट लगा है। सिंपल सी कहानी है। टोटल ईएमआई जितनी गई है उस महीने में, माइनस कर दो उस महीने का कितना इंटरेस्ट निकला है, जो कि हम सेकंड वाले से निकाल सकते हैं। तो दोनों का अगर माइनस कर देंगे तो वो जो बच गया वो प्रिंसिपल ही तो बचा, उस महीने में हमने कितना प्रिंसिपल पे किया है, और टोटल इंटरेस्ट पे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ये 4 फॉर्मूले हैं, बड़े ही इजी, बड़ा मजा आता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीजें बड़ी काम आएगी और मजा आएगा निकालने में। ठीक है ना? तो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका, तो नॉर्मल वैसे ईएमआई तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही निकाल दोगे, इसमें तो चलो ईएमआई निकालने को बोला है, इसमें अभी वो बाकी चीजें नहीं पूछ रहा जो हमने अभी पढ़ी है, वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेगा। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है बुक में, आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, ये यहाँ पर जो ये वैल्यू गिवन है ना, ये वैल्यू एक्चुअल में ए 120 के ऊपर बार स्लैश 0.01, इसकी वैल्यू गिवन है ये 69। अब देखो ये वैल्यू वैसी गिवन है ना जो मैंने आपको बताया कि सेफ साइड के लिए याद रख लो, तो है कुछ नहीं, क्योंकि ईएमआई निकालनी है तो आपको याद होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जब हमने पढ़ा था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला फॉर्मूला, बस ये वाला लगेगा ईएमआई के लिए। तो ये वाली चीज जो है ना, ये हमें दी हुई है, सिर्फ हमें डिवाइड करना है पी से। आगे कहानी समझ में कितनी इजी कहानी है। तो इसमें दे दिया, हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको दिए हैं कि आप तैयार रहो एग्जाम में। ठीक है ना? तो ये आपको सिर्फ ईएमआई निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो P अपॉन में A 120 स्लैश P की भी अमाउंट गिवन ही है, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये N होता है और ये I होता है।
तो यहाँ पर P कितना है, अपॉन में, सिर्फ बस आपको ऐसे लिखना है और कुछ नहीं करना। सिंपल आपको ये वैल्यू कैलकुलेट मिलेगी ऐसे, अगर क्वेश्चन आया ऐसे एग्जाम में तो। ठीक है जी, कितने जीरो हैं, डिवाइड बाय 69.6891, 69.6891, 2152.41, 8 का 2152.4169 है, तो वही राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है इसको। अब टोटल इंटरेस्ट पे, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में टोटल इंटरेस्ट पे पूछ रहा है। टोटल इंटरेस्ट पे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना टोटल इंटरेस्ट का, अगर हमें निकालना हो तो n मल्टीप्लाई जितनी ईएमआई है उसमें से माइनस करना है p प्रिंसिपल, n यानी कि n कितना है, n बताओ कितना है, 10 इयर्स के लिए था ना, तो 10 इयर्स है, तो n 10 नहीं है, 12 से मल्टीप्लाई होगी ना, 120 आएगा। तो जितनी हमारी ईएमआई गई है टोटल 120 इंस्टॉलमेंट्स गई हैं, हमारी ईएमआई गई है, उसमें से माइनस कर देंगे हम ये, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो आप, करनी पड़ेगी वो तो कैलकुलेशन, और कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा रुपीज में 108,530.40 रुपीज। तो इतना आपका 1,08,000 समथिंग आपका इंटरेस्ट जाएगा टोटल इंटरेस्ट पे। ये 1,50,000 रुपए के अलावा इंटरेस्ट जा रहा है इतना 10 साल में। ठीक है ना, ये तो है ही, उसके अलावा इतना इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो ये चीज देख लो। अब आपकी लोन आप अगर ले रहे हो तो कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। ठीक है जी, आगे वाली बात समझ में, तो कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, ये हमने कर लिया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें हमें बहुत कुछ निकालना है, ये निकालेंगे। आ जाओ, द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट, द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट का मतलब क्या है, ईएमआई ही निकालने के लिए पूछ रहा है। तो ईएमआई हमारा वही है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही निकालना है हमें। तो यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है, वैल्यू तो वैसे भी गिवन आएगी आपको एग्जाम में। तो कितना है ये, 6.75% है। ओके, compounded monthly is to be amortized by equal payments at the end of each month for 10 years। यहाँ पर आप वैल्यूज देख लेना, 10 ईयर्स है तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 6.75 है, यहाँ पर देख लो। ये है 6.75 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, इनटू में 100। तो वही है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी है, जिसके ऊपर पावर 120 है उसकी वैल्यू है 1.005625, तो 1 को हटा दो बस, 0.005625 ये लेना है हमें। तो ये है आपका 4 लाख मल्टीप्लाई 0.005625 इंटू में वही है 1 प्लस 0.005625 की पावर 120 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.005625 की पावर 120 माइनस 1। कितनी जीरो हैं ये, 1 2 3 4 5 जीरो हैं ये, 40 लाख है वो एक्चुअल में। पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 5 जीरो ये भी हैं। ठीक है, इनटू में 0.005625 है। अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 2 3 4 5 6 ये जीरो जाएंगी, इसमें से 5 तो इसमें से कट जाएगी। ठीक है जी, 5 तो इसमें से कट गई। आ गई वाली बात समझ में, कैलकुलेशन कैसे गिरा, आप करके दिखा सकते हो ये एग्जाम में अलग से भी।
इसकी वैल्यू 1.9603 अपॉन में 1.9603 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 जीरो तो कट जाएगी इससे, तो 4 बचेगा और इनटू में 5625 और पॉइंट एक इधर आएगा क्योंकि नीचे 10 बचेगा, एक जीरो बचेगा, अपॉन में 0.9603। इसकी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन तो बेटा करनी पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा ये 454593 रुपीज। तो ये आपकी ईएमआई आ गई। अब यहां पर बोला गया है सेकंड पार्ट में बोला है कि हमें प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकालना है एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ। तो यहाँ पर जो के ले रहे हैं ना हम, वो के 61 है, ठीक है ना। और उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है कि अगर हमें वो जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग निकालना है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बस पूरा नहीं कर रहा। ईएमआई देखो, ये रहा फॉर्मूला फर्स्ट वाला, ईएमआई ब्रैकेट में दिस n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आई और 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। ईएमआई अभी निकाली है 4593, ये तो निकालनी ही पड़ेगी तभी निकल सकता है ये। 1 प्लस आई तो वही है 0.005625, उसकी पावर n यानी कि 120 माइनस 61 प्लस 1, साथ में माइनस 1 अपॉन में आई कितना था, वही 0.005625। कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, मैं मान रहा हूं कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। तो 120 माइनस 61 प्लस 1, ठीक है। 61st मंथ के बाद वो पूछ रहा है कि कितना प्रिंसिपल अब रह गया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू सारी आपको देखो गिवन है। इस पूरे की वैल्यू 1.005625 की पावर कितना है, इसको जब सॉल्व करोगे 120 माइनस 61 प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो 120 माइनस 60 हो जाएगा, ये तो 60 आ जाएगा, उसकी वैल्यू भी आपको अलग से गिवन है 1.4001, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर माइनस 1 भी है क्वेश्चन में और फॉर्मूले में, और यहाँ पर वही है 0.005625, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1.4001। क्लियर है इतनी बात, बस ये आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, जितना सॉल्व हो सकता है उतना कर दो, बाकी तो फिर लास्ट में आपको बस कैलकुलेशन ही ऑप्शन है। 1.4001 पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट सकता है क्योंकि 4 डिजिट के बाद ही है वहां पर भी, और यहाँ पर भी 4 डिजिट के बाद ही है। जब इसकी फाइनल कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ट्रू 66666। तो रुपीज में 23336.89, ठीक है ना, 89। तो थर्ड पार्ट में द इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट, कि 61st मंथ में जो बोला गया है उसमें कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, ये निकालने के लिए। तो थर्ड पार्ट में इंटरेस्ट 61st पेमेंट या 61st मंथ, तो क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट के लिए, देखो फॉर्मूला जो होता है हमारा, ये रहा फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला रहता है, बस नीचे से आई हट जाता है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये चीज देख लो, ये चीज हमने सॉल्व करी थी, बस इसमें ये पूरा पोर्शन सेम है यहां तक, तो ठीक है ना। बस ये 0.005625 जो आई था ना, सिर्फ वो नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है ना। तो अलग से फॉर्मूला तो जरूर लिख लेना, ठीक है ना, बाकी अलग से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से 4593 उठाओ
और इधर से 0.4001 उठाओ और नीचे से सिर्फ और सिर्फ ये लेना है हमें 1.4001, ये नहीं लेना है बस, बाकी सारा कुछ सेम है। पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा, बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और ये आंसर आएगा आपका 1312.52 रुपीज में 1312.52। क्लियर है जी इतनी बात? बस सिंपल सी कहानी है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ में क्या पूछा है? फोर्थ में पूछा है द प्रिंसिपल कंटेंट इन 61st पेमेंट। फोर्थ में ये प्रिंसिपल कितना है उस पर्टिकुलर मंथ में, तो वो निकालने के लिए जितनी मेरी ईएमआई है, ईएमआई कितनी जा रही है मेरी 4593, ये मेरी ईएमआई जा रही है हर महीने इतनी, ठीक है ना। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं कि जितना मेरा ये इंटरेस्ट था इसी महीने में 61st मंथ के लिए, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका सिर्फ प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना 3280.48, 3280.48। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? पॉइंट 52 है ना, तो 3280.48। अब टोटल इंटरेस्ट पे निकालना है, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया वो तो पहले भी निकाला था हमने कि n मल्टीप्लाई ईएमआई माइनस में p, n यानी कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स जा रही है हमारी, टोटल 120 थी और ईएमआई है ये, ईएमआई का तो बहुत बड़ा बड़ा रोल है, उसके बिना तो कुछ नहीं निकलेगा। और p कितना था, p जो p था, p मतलब जितने का लोन था 4 लाख रुपीस का, ये 4 लाख है 40 लाख नहीं है, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रुपीस में 151160, ठीक है ना। तो देख लो आप कि कितना इंटरेस्ट जा रहा है, ये है 1,51,160, 1,51,160 रुपीज, ठीक है जी। निकल गए, पांचों पार्ट हमने निकाल दिया। सबसे पहला ईएमआई निकाला, उसके बाद जो हमने इसमें अमोर्टाइजेशन के फॉर्मूलेस पढ़े थे चार, ये चारों चीजें निकालनी है, ठीक है जी। क्लियर है? देख लो एक बार, कैलकुलेशन अच्छे से पढ़ लो। 11th क्वेश्चन में भी देखो सारा कुछ 11th क्वेश्चन में सेम है। ईएमआई निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि जरूरत है मुझे करवाने की ये, तो पहले चलो ईएमआई निकालते हैं। सेम है फॉर्मूला, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला। कितना है ये, 15 लाख है, 15 लाख है। आई कितना है, आई देखना चाहते हो यहां से लिख लो डायरेक्ट 0.01, ज्यादा मेहनत मत करो, एग्जाम में निकाल के दिखा देना अलग से। एन कितना है 96, ठीक है ना, 96 रहेगा, 8 ईयर से 12 8 जा 96। पॉइंट हटाएंगे दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ से बचेगा 15 1 2 3 3 जीरो बचेंगी बस खाली, इनटू में 1 रह गया बस, तो फिर ये 1.01 की पावर 96 की वैल्यू 2.5993 अपॉन में यहाँ पर भी 2.5993 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहां से क्या करो, अब आपको पता है ना कि ये 3 जीरो हैं, यानी कि ये 15 इंटू 1000 कह सकते हो ना आप इसको, इंटू में 2.5993। अब ये जब 3 जीरो आगे ट्रांसफर होंगे तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा 3 के बाद, तो 25, ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 ऐसे, और ये आ जाएगा आपका 1.5993। ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना तो इसको 15,000 को ऐसे ही रहने दो, इंटू में 2.5993 अपॉन में इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1.5993। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी।
तो आपका आंसर आ जाएगा 24379 24,379.10 रुपीज। ठीक है ना, ये आपकी ईएमआई आ गई। सेकंड पार्ट में वही बोला है कि आपको क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ, यानी कि के यहाँ पर 40 हो गया। तो वही है कि फॉर्मूला क्या होता है कि ईएमआई मल्टीप्लाई में, और वही है आई 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में नीचे आई, और यही एज इट इज ये चीज फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगा। 24,379.10 इंटू में 1 प्लस आई कितना था, 0.01 की पावर n, n कितना है 96 है n, माइनस के 40 प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 57 आ जाएगा, और हमें वही है कि वैल्यू गिवन है 57 की पावर में। आई कितना है, वही है 0.01 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 0.01 की पावर 96 माइनस 40 प्लस 1। ठीक है ना, तो बस सिंपल इसको 24,379.10 मल्टीप्लाई में इनको ऐड करके उसकी पावर 57 की वैल्यू 1.7633 माइनस 1 अपॉन में 0.01 मल्टीप्लाई में 1.7633। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा तो आपका आंसर आ जाएगा 1055326, 1055326.20। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार मैं ये वाली बात आपको बता चुका हूँ। थर्ड पार्ट में इंटरेस्ट पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना पे होगा। फॉर्मूला आपको पता है, सब कुछ सेम होता है, बस ये जो लास्ट में है ना ये नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। यानी कि ये पूरा लिखना है, सिर्फ ये नहीं लिखना, सिर्फ ये नहीं लिखना इसमें, बस बाकी पूरा लिखना है। ठीक है ना, तो उसका जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो देख लो ये पूरा बनेगा, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब फॉर्मूला तो लिख देना, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट ही मारना है आपको। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.7633 अपॉन में बस इस 0.01 नहीं लिखना, 1.7633। ठीक है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 10553। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। फोर्थ पार्ट में बोला है प्रिंसिपल कंटेन इन 40th पेमेंट, तो प्रिंसिपल कंटेन्ड या प्रिंसिपल पेड इन 40th मंथ, तो टोटल जो ईएमआई है उसमें से माइनस कर देंगे जो इंटरेस्ट पे किया है मैंने 40th मंथ में। ईएमआई मेरी कितनी थी, 24,379.10। इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट कितना पे किया था, 10553.26। इन दोनों को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 13825, 13825.84 रुपीज। ठीक है जी, उसके बाद टोटल इंटरेस्ट पे n मल्टीप्लाई ईएमआई माइनस पी। तो यहां से n कितना था आपका 96, ईएमआई 24,379.10 माइनस, और वो था आपका 15 लाख रुपीस पी। ठीक है जी, तो 96 की मल्टीप्लाई करेंगे 24,379.10, 96 मल्टीप्लाई 24,379.10, 23
43,903.6 माइनस 15 लाख। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 840 माइनस 15 लाख, 840,393 रुपीज में 840,393.6, ठीक है जी, 840,393.60। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां पर ये ईएमआई का टॉपिक खत्म। जो चीजें पढ़ाई हैं उसको अच्छे से पढ़ लो। पूछ लिया जाएगा अगर मान लो 5 मार्क्स में बड़ा क्वेश्चन ही बन गया ईएमआई में और उसमें ये सारी चीजें पूछ ली तो क्या करोगे? सिलेबस में तो है, करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते आप कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेटर की हेल्प मत लो, बार-बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ। जितनी करोगे कैलकुलेशन अपने आप करोगे, उतनी ही कैलकुलेशंस, कई ऐसी कैलकुलेशन होती है जो आपकी माइंड में बैठ जाती हैं खुद से। तो आपको हेल्प करती है टाइम बचाने में एग्जाम में, ठीक है जी। ईएमआई का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पर लेके आएंगे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि ये फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ही टॉपिक में है। चैप्टर अलग है बट टॉप जो यूनिट है वो सेम है। तो 15 मार्क्स का ही टॉपिक चल रहा है अब तक। एक तरीके से समझ लो कि हमने आधा टॉपिक खत्म कर लिया यूनिट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। अब इसके पास नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, सीएजीआर और डेप्रिसिएशन वो भी इजी इजी से हैं, हो जाएंगे। बट कैलकुलेशन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सब में ही कहीं ना कहीं लास्ट में आके कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो, लिख लिख के देखो। फॉर्मूले लर्न करने की ट्रिक भी आपको समझाई है वीडियो में, ठीक है ना। चलो तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।